तीसरी दोपहर। शीर्षक माणिक मुल्ला ने नहीं बताया। हम लोग सुबह सोकर उठे तो देखा कि रात ही रात सहसा हवा बिल्कुल रुक गई है और इतनी उमस है कि सुबह 5 बजे भी हम लोग पसीने से तर थे। हम लोग उठकर खूब नहाए मगर उमस इतनी भयानक थी कि कोई भी साधन काम न आया। पता नहीं ऐसी उमस इस शहर के बाहर भी कहीं होती है या नहीं, पर यहाँ तो जिस दिन ऐसी उमस होती है उस दिन सभी काम रुक जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में क्लर्क काम नहीं कर पाते, सुपरिटेंडेंट बड़े बाबुओं को डांटते हैं, बड़े बाबू छोटे बाबुओं पर खींच उतारते हैं, छोटे बाबू चपरासियों से बदला निकालते हैं और चपरासी गालियां देते हुए पानी पिलाने वालों से, बिश्तियों से और मालियों से उलझ जाते हैं। दुकानदार माल ना बेचकर ग्राहकों को खिसका देते हैं और रिक्शा वाले इतना किराया मांगते हैं कि सवारियां परेशान होकर रिक्शा ना करें। और इन तमाम सामाजिक उथल पुथल के पीछे कोई ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक प्रगति का सिद्धांत न होकर केवल तापमान रहता है। टेम्परेचर उमस 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इस समय उमस के बावजूद माणिक मुल्ला की कहानियां सुनने का लोभ हम लोगों से छूट नहीं पाता था। अतः हम सब के सब नियत समय पर वहीं इकट्ठा हुए और मिलने पर सब में यही अभिवादन हुआ, आज बहुत उमस है। हाँ जी, बहुत उमस है। ओफो। सिर्फ प्रकाश जब आया और उसने सबसे कहा कि आज बहुत उमस है तो फलसफा छाटते हुए अफलातून की तरह मुंह बनाकर बोला। बहरहाल प्रकाश बोला, भाई जी, उमस हम सभी की जिंदगी में छाई हुई है, उसके सामने तो यह कुछ नहीं है। हम सभी निम्न मध्य श्रेणी के लोगों की जिंदगी में हवा का एक ताजा झोंका नहीं, चाहे दम घुट जाए पर पत्ता नहीं हिलता। धूप जिससे रोशनी देना चाहिए हमें बुरी तरह झुलसा रही है और समझ में नहीं आता कि क्या करें। किसी न किसी तरह नई और ताजी हवा के झोंके चलने चाहिए, चाहे लू के झोंके ही क्यों ना हो। प्रकाश की इस मूर्खता भरी बात पर कोई कुछ नहीं बोला। खैर, तो माणिक मुल्ला बोले कि जब मैं प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यह रहता है कि वास्तव में आर्थिक ढांचा हमारे मन पर इतना अजब सा प्रभाव डालता है कि मन की सारी भावनाएं उससे स्वाधीन नहीं हो पाती और हम जैसे लोग जो न उच्च वर्ग के हैं न निम्न वर्ग के, उनके यहाँ रूढ़ियाँ, परंपराएं, मर्यादाएं भी ऐसी पुरानी और विषाक्त हैं कि कुल मिलाकर हम सभी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम यंत्र मात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर उदार और ऊंचे सपने खत्म हो जाती हैं और एक अजब सी जड़ मूर्छना पर छा जाती है। प्रकाश ने जब इसका समर्थन किया तो मैंने इनका विरोध किया और कहा, लेकिन व्यक्ति को तो हर हालत में ईमानदार बना रहना चाहिए, यह नहीं कि टूटता फूटता चला जाए। तो माणिक मुल्ला बोले, यह सच है, पर जब पूरी व्यवस्था में बेईमानी है तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है कि वह एक व्यवस्था द्वारा लादी गई ही सारी नैतिक विकृति को भी अस्वीकार करे और उसके द्वारा आरोपित सारी झूठी मर्यादाओं को भी, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन हम यह विद्रोह नहीं कर पाते, अतः नतीजा यह होता है कि यमुना की तरह हर परिस्थिति में समझौता करते जाते हैं। लेकिन सभी तो यमुना नहीं होते, मैंने फिर कहा। हाँ, लेकिन जो इस नैतिक विकृति से अपने को अलग रख कर भी इस तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं लड़ते, उनकी मर्यादाशीलता सिर्फ परिकृषित कायरता होती है, संस्कारों का अंधानुसरण, और ऐसे लोग भले आदमी कहलाए जाते हैं। उनकी तारीफ भी होती है, पर उनकी जिंदगी बेहद करुण और भयानक हो जाती है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि वे भी अपने जीवन का यह पहलू नहीं समझ पाते और बैल की तरह चक्कर लगाते चले जाते हैं। मसलन मैं तुम्हें तन्ना की कहानी सुनाऊं। तन्ना की याद है ना, वही महेश्वर दलाल का लड़का। लोग व्यर्थ के वाद विवाद से ऊब गए थे, अतः माणिक मुल्ला ने कहानी सुनानी शुरू की।
अकस्मात ओंकार ने रोककर कहा, इस कहानी का शीर्षक? माणिक मुल्ला इस व्याघात से चिल्ला उठे और बोले, हटाओ जी, मैं क्या किसी पत्रिका को कहानी भेज रहा हूँ कि शीर्षक के झगड़े में पड़ूं? तुम लोग कहानी सुनने आए हो या शीर्षक सुनने? या मैं उन कहानी लेखकों में से हूँ जो आकर्षक विषय वस्तु के अभाव में आकर्षक शीर्षक देकर पत्रों में संपादकों और पाठकों को ध्यान खींचा करते हैं। यह देखकर कि माणिक मुल्ला ओंकार को डांट रहे हैं, हम लोगों ने भी ओंकार को डांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब माणिक मुल्ला ने हम लोगों को डांटा तो हम लोग चुप हुए और उन्होंने अपनी कहानी प्रारंभ की। तन्ना के कोई भाई नहीं था, पर 3 बहनें थी। उनमें से जो सबसे छोटी थी, उसी को जन्म देने के बाद उसकी माँ गोलोक चली गई थी। रह गए थे पिता जो दलाल थे। चूंकि बच्चे छोटे थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अतः तन्ना के पिता महेश्वर दलाल ने अपनी यह इच्छा जाहिर की कि किसी भले घर की कोई दबी ढकी सुशील कन्या मिल जाए तो बच्चों का पालन पोषण हो जाए, वरना अब उन्हें क्या बुढ़ापे में कोई औरत का शौक चढ़ा है। राम राम, ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ बच्चों की फिक्र है, वरना अब तो बच्चे कुछ दिन राम के भजन में और गंगा स्नान में काट देनी है। वही तन्ना की माँ सो तो देवी सी स्वर्ग चली गई, महेश्वर दलाल पापी थे सो रह गए। बच्चों का मुंह देखकर कुछ नहीं करते, वरना हरिद्वार जाकर बाबा काले कमली वाली के भंडारों में दोनों जोन भोजन करते और लोग परलोक सुधारते। लेकिन मोहल्ले भर की बड़ी बूढ़ी औरतें कोई ऐसी सुशील कन्या ना जुटा पाई जो बच्चों का भरण पोषण कर सके। अंत में मजबूर होकर महेश्वर दलाल एक औरत को सेवा टहल और बच्चों के भरण पोषण के लिए ले आई। उस औरत ने आते ही पहले महेश्वर दलाल के आराम की सारी व्यवस्था की। उनका पलंग, बिस्तर, हुक्का, चिन्ह ठीक किया और उसके बाद तीनों लड़कियों की चरित्र और मर्यादा की कड़ी जांच की और अंत में तन्ना की फिजूल खर्ची रोकने की पूरी कोशिश करने लगी। बहरहाल उसने तमाम बिखरती हुई गृहस्थी को बड़ी सावधानी से संभाल लिया। अब उसमें अगर तन्ना और उसकी तीनों बहनों को कुछ कष्ट हुआ तो इसके लिए कोई क्या करे। तन्ना की बड़ी बहन घर का सारा काम काज, झाड़ू बुहार, चौका बर्तन किया करती थी। मंजली बहन, जिसके दोनों पांवों की हड्डियां बचपन से ही खराब हो गई थी, या तो कोने में बैठी रहती या आंगन भर में घिसल घिसल कर सभी भाई बहनों को गालियां देती रहती। सबसे छोटी बहन पंचम बनिया के यहाँ से तंबाकू, चीनी, हल्दी, मिट्टी का तेल और मंडी से अदरक, नींबू, हरी मिर्च, आलू और मूली वगैरह लाने में व्यस्त रहती थी। तन्ना सुबह उठकर पानी से सारा घर धोते थे, बांस में झाड़ू बांधकर घर भर का जाला पोंछते थे, हुक्का भरते थे। इतने में स्कूल का वक्त हो जाता था, लेकिन खाना इतनी जल्दी कहाँ से बन पाता था, अतः बिना खाए ही स्कूल चले जाते थे। स्कूल से लौटकर आने पर उन्हें फिर शाम के लिए लकड़ी चीरनी पड़ती थी, बुरादे की अंगीठी भरनी पड़ती थी, दिया बत्ती करनी पड़ती थी। बुआ का बदन भी अक्सर दबाना पड़ता था, क्योंकि बेचारी काम करते करते थक जाती थी। और तब तन्ना चबूतरे के सामने लगी हुई म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन के मंद मधुपर का प्रकाश में स्कूल का काम किया करते थे। घर में लालटेन एक ही थी और वह बुआ के कमरे में जलती बुझती रहती थी। तन्ना का दिल कमजोर था, अतः तन्ना अक्सर माँ की याद करके रोया करते थे और उन्हें रोते देखकर बड़ी और छोटी बहन भी रोने लगती थी। और मंजली अपने दोनों टूटे पैर पटक कर उन्हें गालियां देने लगती थी और दूसरे दिन वह बुआ से या बाप से शिकायत कर देती थी और बुआ माथे में आलता बिंदी लगाते हुए रोती हुई कहती थी, इन कमबख्तों को मेरा खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना अच्छा नहीं लगता। पानी पी पी कर कोसते रहते हैं, आखिर कौन तकलीफ है इन्हें। बड़े बड़े नवाब के लड़के ऐसे नहीं रहते जैसे तन्ना बाबू बुल्ला बना के पार्टी पार के छैल चिकनियों की तरह घूमते हैं। और उसके बाद महेश्वर दलाल को परिवार की मर्यादा कायम रखने के लिए तन्ना को बहुत मारना पड़ता था, यहाँ तक कि तन्ना की पीठ में नील उभर आती थी और बुखार चढ़ जाता था। और दोनों बहनें डर के मारे
उनके पास जा नहीं पाती और मंझली बहन मारे खुशी के आंगन भर में घिसलती फिसलती रहती थी और छोटी बहन से कहती थी, खूब मार पड़ी। अरे अभी क्या, राम चाहे तो एक दिन पैर टूटेंगे, कोई मुंह में दाना डालने वाला नहीं रह जाएगा। अरे चल, आज मेरी चोटी तो कर दे, आज खूब मार पड़ी है तन्ना को। इन हालातों में जमुना की माँ ने तन्ना को बहुत सहारा दिया। उनके यहाँ पूजा पाठ अक्सर होती रहती थी और उसमें मैं 5 बंदर और 5 कुंवारी कन्याओं को खिलाया करती थी। बंदरों में तन्ना और कन्याओं में उनकी बहनों को आमंत्रण मिलता था और जाते समय बुआ साफ साफ कह देती थी कि दूसरों के घर जाकर नदीदों की तरह नहीं खाना चाहिए, आधी पूड़ियाँ बचा कर ले आनी चाहिए। वे लोग यही करते और चूंकि पूड़ी खाने से मैदा खराब हो जाता है, अतः बेचारी बुआ पूड़ी अपने लिए रखकर रोटी बच्चों को खिला देती। तन्ना को अक्सर किसी न किसी बहाने जमुना बुला लेती थी और अपने सामने तन्ना को बिठा कर खाना खिलाती थी। तन्ना खाते जाते थे और रोते जाते, क्योंकि यद्यपि जमुना उनसे छोटी थी पर पता नहीं क्यों उसे देखते ही तन्ना को अपनी माँ की याद आ जाती थी और तन्ना को रोते देखकर जमुना के मन में भी ममता उमड़ पड़ती और जमुना घंटों बैठकर उनसे सुख दुख की बातें करती रहती। होते होते यह हो गया कि तन्ना के लिए कोई था तो जमुना थी और जमुना को 24 घंटे अगर किसी की चिंता थी तो तन्ना की। अब इसी को आप प्रेम कह ले या कुछ और। जमुना की माँ से बात छिपी नहीं रही, क्योंकि अपनी उम्र में वे भी जमुना की रही होंगी और उन्होंने बुलाकर जमुना को बहुत समझाया और कहा कि तन्ना वैसे बहुत अच्छा लड़का है, पर नीच गोद का है और अपने खानदान में अभी तक अपने से ऊंचे गोद में ही ब्याह हुआ है। पर जब जमुना बहुत रोई और उसने 3 दिन खाना नहीं खाया तो उसकी माँ ने आधे पर तोड़कर लेने का निर्णय किया। यानी उन्होंने कहा कि अगर तन्ना घर जमाई बनना पसंद करे तो इस प्रस्ताव पर गौर किया जा सकता है। पर जैसा पहले कहा जा चुका है कि तन्ना थे ईमानदार आदमी और उन्होंने साफ कह दिया कि पिता कुछ भी हो आखिरकार पिता है, उनकी सेवा करना उनका धर्म है, वे घर जमाई जैसी बात कभी नहीं सोच सकते। इस पर जमुना के घर में काफी संग्राम मचा, पर अंत में जीत जमुना की माँ की रही कि जब दहेज होगा तब ब्याह करेंगे, नहीं लड़की कुंवारी रहेगी। सस्ता रास्ता नहीं सूझेगा तो लड़पीपल से ब्याह देंगे, पर नीचे गोद वालों से नहीं करेंगे। यह बात जब महेश्वर दलाल तक पहुंची तो उनका खून उबल उठा और उन्होंने पूछा, कहाँ है तन्ना? मालूम हुआ मैच देखने गया है। तो उन्होंने चीख मार कर कहा ताकि जमुना के घर तक सुनाई दे, आने दो आज हरामजादे को, खाल ना उधेड़ दी तो नाम नहीं। लकड़ी के ठूंठ को साड़ी पहनाकर नौबत बजवा कर ले आऊंगा, पर उनके यहाँ मैं अपने लड़के का ब्याह नहीं करूंगा जिनके यहाँ। और उसके बाद उनके यहाँ का जो वर्णन महेश्वर दलाल ने किया उसे जाने ही दीजिए। बहरहाल बुआ ने 3 दिन तक खाना नहीं दिया और महेश्वर दलाल ने इतना मारा कि मुंह से खून निकल आया और तीसरे दिन भूख से व्याकुल तन्ना छत पर गए तो जमुना की माँ ने उन्हें देखते ही झट से खिड़की बंद कर ली। जमुना छज्जे पर धोती सुखा रही थी। क्षण भर इनकी ओर देखती रही, फिर चुपचाप बिना धोती सुखाए नीचे उतर गई। तन्ना चुपचाप थोड़ी देर उदास खड़े रहे, फिर आंखों में आंसू भरे नीचे उतर आए और समझ गए कि उनका जमुना पर जो भी अधिकार था वह खत्म हो गया। और जैसा कहा जा चुका है कि वे ईमानदार आदमी थे, अतः उन्होंने कभी इधर का रुख भी न किया। हालांकि उधर देखते ही उनकी आंखों में आंसू छलक जाते थे और लगता था जैसे गले में कोई चीज फंस रही हो, सीने में कोई सूजा चला रहा हो। धीरे धीरे तन्ना का मन भी पढ़ने से उचट गया और वे FA के पहले साल में ही फेल हो गए। महेश्वर दलाल ने उन्हें फिर खूब मारा। उनकी मंझली बहन खुश होकर अपने लूंज पूंज पैर पटकने लगी और हालांकि तन्ना खूब रोई और दबी जुबान इसका विरोध भी किया, पर महेश्वर दलाल ने उनका पढ़ना लिखना छुड़वा कर उन्हें RMS में भर्ती करा दिया और वे स्टेशन पर डाक का काम करने लगे।
तो उसी समय मैसर दलाल की निगाह में एक लड़की आई जिसके बाप मर चुके थे। माँ की अकेली संतान थी। माँ की उम्र चाहे कुछ रही हो, पर देखकर यह कहना कठिन था माँ बेटी में कौन 19 है कौन 20। कठिनाई एक थी, लड़की इंटर के इम्तिहान में बैठ रही थी। हालांकि उम्र में तन्ना से बहुत छोटी थी, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस रूपवती विधवा के पास जमीन जायदाद काफी थी। न कोई देवर था न कोई लड़का, अतः उसकी सहायता और रक्षा के ख्याल से तन्ना को इंटरमीडिएट पास बताकर मैसर दलाल ने उसकी लड़की से तन्ना की बात पक्की कर ली, मगर इस शर्त के साथ कि शादी तब होगी जब मैसर दलाल अपनी लड़की को निपटा लेंगे और तब तक लड़की पड़ेगी नहीं। चूंकि लड़की की ओर से भी सारा इंतजाम मैसर दलाल को करना था, अतः वे 11-12 बजे रात तक लौट पाते थे और कभी कभी रात को भी वहीं रह जाना पड़ता था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी और ब्लैक आउट रहता था। लड़की का घर उसी मोहल्ले की एक दूसरी बस्ती में था जिसमें दोनों तरफ फाटक लगे थे, जो ब्लैकआउट में 9 बजते ही बंद हो जाते थे। बुआ ने इसका विरोध किया और नतीजा यह हुआ कि मैसर दलाल ने साफ साफ कह दिया कि उसके घर में रहने से मोहल्ले में 4 आदमी 4 तरह की बातें करते हैं। मैसर दलाल ठहरे इज्जतदार आदमी, उन्हें बेटे बेटियों का ब्याह निपटाना है और वे यह ढोल कब तक अपने गले में बांधे रहेंगे। अंत में हुआ यह कि जैसे हंसती इठलाती हुई आई थी वैसी ही रोती कलपती अपनी कटरी मुठली बांध कर चली गई। और बाद में मालूम हुआ कि तन्ना की माँ के तमाम जेवर और कपड़े जो बहन की शादी के लिए रखे हुए थे गायब हैं। इसने तन्ना पर एक भयानक बार लाद दिया। मैसर दलाल का उन दिनों अजब हाल था। मोहल्ले में यह अफवाह फैली हुई थी कि मैसर दलाल जो कुछ करते हैं वे एक साबुन बेचने वाली लड़की को दे आते हैं। तन्ना को घर का भी सारा खर्च चलाना पड़ता था, ब्याह की तैयारी भी करनी पड़ती थी। दोपहर को ARP में काम करते थे, रात को RMS में, और नतीजा यह हुआ कि उनकी आंखें धंस गई, पीठ झुक गई, रंग झुलस गया और आंखों के आगे काले धब्बे पड़ने लगे। जैसे तैसे करके बहन की शादी निपटी। शादी में जमुना आई थी पर तन्ना से बोली नहीं। एक दालान में दोनों मिले तो चुपचाप बैठे रही। जमुना नाखून से फर्श खोदती रही, तन्ना तिनके से दांत खोदते रही। यो जमुना बहुत सुंदर निकल आई थी और गुजराती जोड़ा बांधने लगी थी, लेकिन यह कहा जा चुका है कि तन्ना ईमानदार आदमी थे। तन्ना का फलदान चढ़ा तो वह और भी सज धज के आई और उसने तन्ना से एक सवाल पूछा, भाभी क्या बहुत सुंदर है तन्ना? हाँ, तन्ना ने सहज भाव से बतला दिया तो रूंधते ही गले से बोली, मुझसे भी? तन्ना कुछ नहीं बोले, घबरा कर बाहर चले आए और सुबह के लिए लकड़ी चीरने लगे। तन्ना की शादी के बाद जमुना ने भाभी से काफी हेल मेल बढ़ा लिया। रोज सुबह शाम आती, तन्ना से बात भी ना करती, दिन भर भाभी के पास बैठी रहती। भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी, तन्ना से भी ज्यादा, और थोड़ी घमंडी भी थी। वो जल्दी मैके चली गई तो एक दिन जमुना आई और तन्ना से ऐसी ऐसी बातें करने लगी जैसी उसने कभी नहीं की थी। तो तन्ना ने उसके पांव छूकर उसे समझाया कि जमुना तुम कैसी बातें करती हो। तो जमुना कुछ देर रोती रही और फिर पुकारती हुई चली गई। उन्हीं दिनों मोहल्ले में एक अजब सी घटना हुई। जिस साबुन वाली लड़की का नाम मैसर दलाल के साथ लिया जाता था वह एक दिन मरी हुई पाई गई। उसकी लाश भी गायब कर दी गई और मैसर दलाल पुलिस के डर के मारे जाकर समधियाने में रहने लगा। तन्ना की जिंदगी अजब सी थी। पत्नी ज्यादा पढ़ी थी, ज्यादा धनी घर की थी, ज्यादा रूपवती थी, हमेशा ताने दिया करती थी। मंजिली बहन घिसल घिसल कर गालियां देती रहती थी। राम करे दोनों पाँव में कीड़े पड़े। अफसर ने उनको निकम्मा करार कर दिया और उन्हें ऐसी ड्यूटी दे दी कि हफ्ते में 4 दिन और 4 रातें रेल के सफर में बीतती थी और बाकी दिन हेडक्वार्टर में डांट खाते खाते। उनकी फाइल में वो शिकायतें लिख गई थी। उन्हीं दिनों उनके यहाँ यूनियन बनी और वे ईमानदार होने के नाते
उससे अलग रहे। नतीजा यह हुआ कि अफसर भी नाराज और साथी भी। इसी बीच में जमुना का ब्याह हो गया। महेश्वर दलाल गुजर गए। पहला बच्चा होने में पत्नी मरते मरते बचने के बाद वह तन्ना से गंदी छिपकली से भी ज्यादा नफरत करने लगी। छोटी बहन ब्याह के काबिल हो गई और तन्ना सिर्फ इतना कर पाई कि सूख कर काटा हो गए। कनपटियों के बाल सफेद हो गए, झुक कर चलने लगे, दिल का दौरा पड़ने लगा, आँख से पानी आने लगा और मैदा इतना कमजोर हो गया कि एक कौर भी हजम नहीं होता था। डाक ले जाते हुए एक बार रेल में नीमसार जाती हुई तीर्थयात्रिणी जमुना मिली। साथ में रामधन था। जमुना बड़ी ममता से पास आकर बैठ गई। उसके बच्चे ने मामा को प्रणाम किया। जमुना ने दोनों को खाना दिया। कोट तोड़ते हुए तन्ना की आंख में आंसू आ गए। जमुना ने कहा भी कि खोटी है, तांगा है, खुली आबू है, आकर कुछ दिन रहो, तंदुरुस्ती से मिल जाएगी। पर बेचारे तन्ना, नैतिकता और ईमानदारी बड़ी चीज है। लेकिन उस सफर से जो तन्ना लौटे तो फिर पड़ ही गए। महीनों बुखार आया। रोग के बारे में डॉक्टरों की मुख्तलिफ राय थी। कोई हड्डी का बुखार बताता था तो कोई खून की कमी, तो कोई टीबी भी बता रहा था। घर का यह हाल कि एक पैसा पास नहीं। पत्नी का सारा जेवर लेकर सास अपने घर चली गई। छोटी बहन रोया करे, मंजली घिसल घिसल कर गए। अभी क्या, अभी तो कीड़े पड़ेंगे। सिर्फ यूनियन के कुछ लोग आकर अच्छी वाली सलाहें दे जाते थे। साफ हवा में रखो, फलों का रस दो, बिस्तर रोज बदल देना चाहिए। और बेचारे करते ही क्या। होते होते यह नौबत यहाँ तक पहुंची कि उन्हें दफ्तर से खारिज कर दिया गया। घर में फाके होने लगे तो उनकी सास आकर अपनी लड़की को लिवा ले गई और बोली, जब कमर में बूता नहीं था तो भावरे क्यों फिराई थी। और फिर यूनियन फूनियन के गुंडे आवारे आके घर में हुड़दंगा मचाते रहती हैं। तन्ना की बहनें उनके सामने चाहे निकले चाहे नाचे गए, उनकी लड़की यह पेशा नहीं कर सकती। इधर यूनियन उनकी नौकरी के लिए लड़ रही थी और जब वे बहाल हो गए तो लोगों ने सलाह दी 2 हफ्तों के लिए चले जाएं, बाकी लोग उनका काम करा दिया करेंगे और उसके बाद फिर छुट्टी ले लेंगे। उनका तन हड्डी का ढांचा भर रह गया था। चलते हुए आप नजदीक से पसलियों की खड़खड़ाहट तक सुन सकते थे। किसी तरह हिम्मत बांध कर गए। अफसर लोग चिढ़े हुए थे। मेल ट्रेन पर रात की ड्यूटी लगा दी और वह भी एहन होली के थी। रंग में भीगते हुए भी थर थर कांपते हुए स्टेशन गए। सारा बदन जल रहा था। काम तो साथियों ने मिलकर कर दिया। वे चुपचाप पड़े रहे। डिब्बे के अंदर सीलन थी। बदन टूट रहा था, नसें ढीली पड़ गई थी। सुबह हुई, टूंडला आया। थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी। वे जाकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। गाड़ी चल दी। पांव थर थर कांप रहे थे। सहसा इंजन के पानी की टंकी की झूलती हुई बाल्टी इनकी कनपटी में लगी और फिर इन्हें होश नहीं रहा। आंख खुली तो टूंडला के रेलवे अस्पताल में थे। दोनों पाँव नहीं थे। आसपास कोई नहीं था। बेहद दर्द था। खून इतना निकल चुका था कि आँख से कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ता था। सोचा किसी को बुलावे तो मुंह से जमुना का नाम निकला, फिर अपने बच्चों का, फिर बापू का, और फिर चुप हो गए। लोगों ने बहुत पूछा किसे तार दे दे, क्या किया जाए, पर वे कुछ नहीं बोले। सिर्फ मरने के पहले उन्होंने अपनी दोनों कटी टांगी देखने की इच्छा पर प्रकट की और वे लाई गई तो ठीक से देख नहीं सकते थे, अतः बार बार उन्हें छूते थे, दबाते थे, उठाने की कोशिश करते थे और हाथ खींच लेते थे और थर थर कांपने लगते थे। पता नहीं मुझे कैसा लगा कि मैं निष्कर्ष सुनने की प्रतीक्षा किए बिना चुपचाप उठकर चला आया।